इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 26। अभी तक आपने पढ़ा। विक्रांत, हे यू, तुमने मुझे उठाया नहीं। नियति पीछे पलटकर मुस्कुराती हुई अपना मुंह को मोड़कर अंगूठा दिखा देती है और चीरती है। विक्रांत को नियति का ऐसा करना अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते फ्लोर पर ही अपना हाथ को टेक लगाकर नियति को जाते हुए देख रहा था। विक्रांत नियति को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए, विक्रांत, कुछ तो बात है तुझमें मेरी सिल्ली गर्ल। आज से पहले कोई भी लड़की विक्रांत के दिल को धड़का नहीं पाया और तुम्हारी एक नज़र ने ही विक्रांत के दिल को धड़का दिया। पता लगाना पड़ेगा तुम्हारे बारे में। होने वाले मिसेस विक्रांत शर्मा। अब आगे। त्रिशा गिन्नी के रूम में थी। ब्यूटिशियन ने गिन्नी को अच्छे से रेडी कर दिया था। इस वक्त दोनों फ्रेंड रूम में अकेली थी। गिन्नी के चेहरे में त्रिशा को वह खुशी नज़र नहीं आ रही थी जो एक लड़की को शादी के दिन अपने चेहरे पर खुशी नज़र आती है। त्रिशा गिन्नी के गाल पर हाथ रखकर, गिन्नी, अभी भी वक्त है। तुझे सिद्धार्थ से शादी नहीं करनी है तो बता दे। अगर एक बार शादी हो जाएगी तो तू कुछ भी ठीक नहीं होगा। तूने मेरी बात मानकर शादी करने के लिए यहाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे तेरे चेहरे पर वह खुशी दिखाई नहीं दे रही है जो एक लड़की को शादी के वक्त होती है। गिनी नाम आंखों से, मैं सिद्धार्थ सर से शादी करूंगी त्रिशा, अपनी मम्मी के लिए। मम्मी को मुझसे बहुत उम्मीद है। हाँ, मुझसे प्यार नहीं है सिद्धार्थ सर से, लेकिन तुमने ही तो कहा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि पहले प्यार हो उसके बाद शादी हो। शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। उसी उम्मीद में शादी करने जा रही हूँ। हो सकता है सिद्धार्थ सर के करीब रहने से उन्हें अच्छे से समझ पाऊँगी और मुझे भी तेरी तरह सिद्धार्थ सर से शादी के बाद प्यार हो जाए। तू भी तो विक्रम सर से शादी के बाद प्यार करने लगी ना। सिद्धि जो त्रिशा को ढूंढते हुए गिन्नी के रूम में आई थी, उसने दोनों की बातें सुन लिया। गिन्नी की नज़र दरवाजे पर गई तो सिद्धि को देखकर सकपका गई। गिन्नी हकलाते हुए सिद्धि से, सिद्धि तुम। सिद्धि रूम के अंदर आकर दोनों के पास खड़ी हो जाती है। सिद्धि मुस्कुराकर गिन्नी के कंधे पर हाथ रख देती है। सिद्धि, त्रिशा भाभी ने सही तो कहा है कि शादी के बाद प्यार हो सकता है, और देखना तुम्हें भी एक ना एक दिन सिद्धार्थ भाई से बेहिंदा प्यार हो जाएगी। फिर सिद्धि पूरब को मन में याद करके, जिस तरह से मुझे हो गया है पूरब जी से और पूरब जी को मुझसे हो गया है। त्रिशा और गिन्नी एक दूसरे को देखने लगे। त्रिशा मुस्कुराकर सिद्धि से मजाक करती है, अच्छा तो फिर बता, कहाँ तक पहुँची है तेरी डिलीवरी के बाद? तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो? प्लान तो ज़रूर बनाया होगा ना। सिद्धि शर्माते हुए त्रिशा के गले लग जाती है। सिद्धि, हाँ भाभी, हम लोग कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। त्रिशा सिद्धि के बाल को सहलाते हुए, तुम दोनों बहुत अच्छी प्लानें बनाए हैं। इतने महीने में तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए होगे। सिद्धि हाँ में सर हिला देती है। गिन्नी चुपके से अपने आँखों के कानों से आंसू को साफ कर लेती है। कुछ देर बाद गिन्नी की मम्मी रूम में आती है। गिन्नी को दुल्हन के जोड़े में देखकर उसके आँखों से आंसू झलक आते हैं। गिन्नी की मम्मी उसे नज़र उतारते हुए, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। गिन्नी उसके गले से लग जाती है। विधि भी रूम में आकर बताती है कि दुल्हन को बाहर जयमाला के लिए बुलाया जा रहा है। क्रिस भी अपने मम्मा के साथ आया था। अपनी मासी को इस तरह से सजे हुए देखकर अपनी प्यारी आवाज़ में, क्रिस, गिन्नी मासी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप सिद्धार्थ चाचू से शादी कर रही हो ना? गिन्नी क्रिस के पास घुटने के बल बैठकर उसके गाल पर किस करके, गिन्नी, हाँ, आपके सिद्धार्थ चाचू से मैं शादी कर रही हूँ और आप तो भी यही चाहते थे ना बच्चा। क्रिस गिन्नी के मांग टीके को अपने हाथ से छूकर, क्रिस, हाँ, आप सिद्धार्थ चाचू से शादी करेंगे, फिर भी मैं आपको चाची नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको मासी ही बुलाऊंगा। गिन्नी मुस्कुराते हुए क्रिस को हक कर लेती है। क्रिस मुंह बनाते हुए, मासी, मुझे ये आपके गहने चुभ रहे हैं। आप इतने सारे गहने क्यों पहने हैं रखे हैं?
विधि कुछ क्रिस को समझाती है। बेटा, जिसकी शादी होती है ना, उससे ये सब गहने पहनना पड़ता है। जब आपकी शादी होगी तो आपके होने वाले दुल्हन भी इतने सारे गहने पहनेगी। क्रिस, नहीं मम्मा, मेरी होने वाली दुल्हन को मैं इतने सारे गहने पहनने नहीं दूंगा। जब वो मुझे हक करेगी तो मुझे उसके गहने चुभेंगे ना। क्रिस की बातें सुनकर सब मुस्कुराने लगे। वहीं गिन्नी तो आंखें फाड़े क्रिस को देख रही थी, सीधे ही हंसते हुए। क्रिस बेटा, जब आपकी दुल्हन आपको हक करेगी तो वह तब आप अपनी सारी गहने निकाल देगी, फिर आपको हक करेगी। क्रिस, अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन सारी दुल्हनों को इतने सारे गहने पहनना ज़रूरी होता है क्या? सब मुस्कुरा रहे थे क्रिस की बात सुनकर। कुछ देर बाद गिन्नी और सिद्धार्थ दोनों स्टेज पर थे। दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाने लगे। सिद्धार्थ तो बहुत खुश था ये जानकर कि उसकी शादी गिन्नी से हो रही है। उसने गिन्नी को देखकर मन ही मन कहा कि मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा कर ही रहूँगा गिन्नी। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा। दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं तो बाकी सभी लोग उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। अचानक से विक्रांत की नज़र नियति पर चली जाती है, जो स्टेज के थोड़े नीचे खड़ी हुई थी। विक्रांत की आंखें चमकने लगी और धीरे से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने जानबूझकर नियति के ऊपर फूल फेंकने लगा ताकि नियति पीछे पलटकर उसे देखे और उससे बात करे, लेकिन नियति की आंखें तो जैकी को ढूंढ रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैकी अब तक नियति के बगल में आकर खड़ा हो गया। ये देखकर नियति मुस्कुराने लगी। विक्रांत ने देखा कि नियति के बगल में एक लड़का आकर खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो उसे कुछ अजीब लगा। विक्रांत अपने मन में, ये लंगूर मेरे होने वाले अंगूर के साथ खड़ा क्यों है? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लगता है दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए तो इतने मुस्कुरा रहे हैं। चल बेटा विक्रांत, यहाँ तेरा दाल नहीं गलने वाले हैं, यहाँ से कट ले। हो सकता है तेरे लिए कोई बना ही नहीं है, इसलिए तो आज से पहले किसी भी लड़की को देखकर तेरा दिल धड़का नहीं, सिर्फ इस सिल्ली गर्ल को देखकर धड़का है। और ये मेरी सिल्ली गर्ल तो पहले से ही रिजर्व है किसी और के लिए। फिर खुद से बोलता है, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। अरे नहीं विक्रांत, तू भी ना क्या क्या सोचने लगा। इसी सोच में था और अपने हाथ में पकड़े फूलों को नियति के ऊपर फेंक जा रहा था। क्रिस जो वहाँ से जा रहा था, विक्रांत को खोए हुए नियति के ऊपर फूल फेंकता देखे तो उसके पास जाकर उसके कपड़े को खींचने लगा। विक्रांत अपने सेंस में आकर नीचे देखता है तो एक छोटा बच्चा उसे नीचे झुकने को बोल रहा था। विक्रांत नीचे झुकता है तो क्रिस उसके कान में धीरे से, क्रिस अंकल, आप गलत जगह फूल फेंक रहे हो। आपको स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल फेंकना चाहिए। अगर तीखी मिर्ची को पता चल गया कि आपने जानबूझकर उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। विक्रांत को क्रिस के बाद समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उससे पूछता है कि बेटा शैतान, तुम किसके बारे में बोल रही हो तीखी मिर्ची? क्रिस नियति की ओर इशारा करके, ये अपनी नियति बुआ है की बात कर रहा हूँ। बुआ गुस्से वाली है और उनके बगल में खड़ा जोकर उनका दोस्त है। बुआ के साथ अमेरिका से आया है। घर पर उस जोकर को कोई पसंद नहीं करता, फिर भी लंगूर चिपका रहता है हमारे घर पर। अब विक्रांत इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि उससे इतने छोटे बच्चे की बात समझ नहीं आता। विक्रांत अपने मन में, विक्रांत, हाँ, इस छोटे के हिसाब से कहे तो मुझे एक मौका मिल सकता है सिली गर्ल को अपना बनाने के लिए, लेकिन ये बच्चा सिली गर्ल को नियति बुआ क्यों बुला रहा है? विक्रांत क्रिस से, वैसे छोटू सिली गर्ल तुम्हारी नियति बुआ है। फिर बात को संभालते हुए, मेरा मतलब ये लड़की तुम्हारी सच में बुआ है और तुम इसे तीखी मिर्ची क्यों बोल रहे हो? क्रिस मुस्कुरा कर, क्योंकि नियति बुआ जब देखो तब किसी के ऊपर भड़कती रहती हैं। मेरी सीधी बुआ नियति बुआ को तीखी मिर्ची बोलती है, उनके सामने से नहीं बोलती है, उसके पीछे से बोलती है। तो मैंने भी एक दिन सुन लिया। विक्रांत क्रिस से नियति के बारे में और कुछ पूछता है। क्रिस भी विक्रांत को नियति के बारे में बता देता है। जो विक्रांत पूछता जाता है क्रिस उसे सब बताता है। विक्रांत को पता चल गया था कि नियति विक्रम सिंघानिया की बहन है। विक्रांत और क्रिस में दोस्ती हो गई थी। विक्रांत नियति को देखकर मन में, लगता है सिली गर्ल को थोड़ा सुधरना पड़ेगा और उसके बगल में खड़ा लंगूर को अमेरिका भेजना पड़ेगा। अब बड़े भाई ही विक्रम सिंघानिया से बात कर सकते हैं। घर जाकर भाभी को बोलूँगा कि भाई से इस बारे में बात करें, फिर हमारी शादी भी इतने धूमधाम से होगी। जयपुर से लेकर जोधपुर तक हमारी ही शादी का चर्चा होगी।
जयमाल के बाद दोनों को मंडप में बिठाया जाता है। पंडित जी दोनों को साथ में बैठाकर पूजा कराते हैं। इसके बाद दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को बोलते हैं। पहले कन्या को 4 फेरे में आगे चलने को बोलता है, उसके बाद 3 फेरे वर को। जैसे ही गिन्नी और सिद्धार्थ पहले फेरे के लिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी उनको पहले फेरे का वचन बताते हैं। विक्रम और त्रिशा पंडित जी की बातें सुन रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विक्रम धीरे से त्रिशा के हाथ को पकड़ लेता है। त्रिशा मुस्कुरा देती है। विक्रम के इस हरकत पर दोनों ने 7 फेरे पूरे कर लिए थे। उसके बाद सिद्धार्थ गिन्नी को मंगलसूत्र के साथ सिंदूर भी लगा देता है। पंडित जी, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से फेरे लेते वक्त जो वादा किया है, उस वादे को हमेशा कायम रखना। अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सिद्धार्थ खड़ा होता है और अपना हाथ गिन्नी के आगे रख देता है। गिन्नी एक नज़र सिद्धार्थ के हाथ को देखती है और उसने थोड़ी दूर पर बैठी अपनी मम्मी को देखती है। उसके चेहरे की खुशी को देखकर गिन्नी अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथ में रख देती है। दोनों आगे आकर सबसे पहले दादी माँ के पैर छू लेती हैं। उसके बाद अपनी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धार्थ गिन्नी को लेकर विक्रम और त्रिशा के पास जाता है। विक्रम सिद्धार्थ को गले से लगा लेता है, वहीं त्रिशा को गिन्नी को गले से लगा लेती है। त्रिशा खुश होकर कंग्रेचुलेसन प्यारी देवरानी जी। सिद्धार्थ विक्रम से दूर होकर त्रिशा से, भाभी अपने अपनी प्यारी देवरानी को कंग्रेचुलेसन बोल दिया और मुझे नहीं बोला, चलिए आप मुझे भी कंग्रेचुलेसन बोलिए। त्रिशा सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी आप और गिन्नी अलग थोड़ी ना है, अब तो आप दोनों एक हो गए हैं, इसलिए आप दोनों में से किसी एक को कंग्रेचुलेसन बोल दिया तो समझो आप दोनों को ही बोल दिया। सिद्धार्थ, अच्छा ऐसा क्या? त्रिशा, हाँ। विक्रम सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, विक्रम बच्चू, आज से तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तुझे गिन्नी के साथ साथ उसकी मम्मी का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देता है। विक्रांत उनसे थोड़ी दूर चेयर पर बैठकर उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोल रहा था कि सभी तो बहुत अच्छे हैं, तो ये उनके घर की बेटी इतनी तीखी मिर्ची कैसे बन गई। उसकी आंखें नियति को ढूंढ रही थी। नियति उसे कितने देर तक दिखाई ही नहीं दिया था। विक्रांत भाई की शादी है और बहन ही गायब है। मेरी सिल्ली गर्ल, कहाँ हो तुम? कुछ देर बाद विदाई होती है और सभी मेहमान एक एक करके जाने लगते हैं। अब तक बहुत से मेहमान जा चुके थे। मिस्टर शर्मा भी विक्रम से मिलकर घर के लिए निकल गए। विक्रम भी सभी मेहमान के जाने के बाद पूरब के साथ घर के लिए निकल जाता है। बाकी घर वाले पहले से घर पहुंच गए। विधि त्रिशा और सिद्धि को अपने साथ लेकर घर आई थी। विक्रम के कहने से देविका जी और दादी माँ गुलाबों के साथ घर पहुंच गई थी। देविका जी गृह प्रवेश की सारी तैयारी करके दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के बाहर रुकती है, देविका जी आगे आकर गिन्नी को गाड़ी से बाहर लेकर आती है। सिद्धार्थ और गिन्नी को दरवाजे के पास खड़ा कर उनके तिलक करके आरती करती है। कलश को नीचे रखकर गिन्नी से बोलती है कि दया पेड़ से कलश को नीचे गिरा कर घर के अंदर आने को बोलती है। उसके बाद आलते से भरे थाली में गिन्नी अपना पैर रख कर घर का छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। वैसे तो इसने इस घर में कई बार पहले आई गई थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर इस घर की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उसे पूरी शिद्दत से निभाना होना। त्रिशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से उसने हॉल में बैठकर सब देख रही थी। त्रिशा तो आज बहुत खुश थी। उसकी फ्रेंड उसके देवरानी जो बन गई थी, देविका जी दोनों को मंदिर में ले जाकर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने को बोलती हैं। दोनों आकर मंदिर में माथा टेकते हैं। उसके बाद एक बार फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। गिन्नी एक बार फिर त्रिशा के गले लग जाती है। त्रिशा मुस्कुराकर, स्वागत है तुम्हारा इस घर में देवरानी जी। गिन्नी मुस्कुरा देती है। त्रिशा के ऐसे बोलने पर सुबह के अब 5 बज चुके थे, इसलिए सभी फ्रेश होकर आते हैं और बांके बिहारी जी की आरती करते हैं। दादी माँ ने गिन्नी को आते साथ बांके बिहारी जी की आरती की जिम्मेदारी सौंप दी थी। गिन्नी बेचारी इसी शक्ल बनाकर त्रिशा को देखती है तो त्रिशा उसे सब समझती है। गिन्नी त्रिशा के बताए अनुसार ही आरती करती है। कुछ देर बाद शादी के बाद कुछ रस्म होती है। रस्म खत्म होते होते शाम हो जाती है। त्रिशा गिन्नी को अपने रूम में आज रात के लिए रेडी कर रही थी। गिन्नी त्रिशा को ये सब करने से मना करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये और त्रिशा को मना कैसे करे, इसलिए चुपचाप रेडी हो लेती है। त्रिशा गिन्नी के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि गिन्नी को यह सब पसंद नहीं आ रही है।
त्रिशा, जानती हूँ तुझे ये सब पसंद नहीं आ रही है, लेकिन दादी माँ ने मुझे तुझे रेडी करने को बोली है। बस उनकी खुशी के लिए मैं तुझे रेडी कर रही हूँ। दादी माँ के नाम सुनकर गिनी भी शांत हो जाती है। इधर पूरब और सिद्धि सिद्धार्थ के रूम को डेकोरेट करवा रहे थे। सिद्धार्थ को विक्रम ने जानबूझकर अपने स्टडी रूम में बुला कर ले गया था। जब रूम पूरी तरह से डेकोरेट हो चुका तो सिद्धि ने त्रिशा के पास से एक मैसेज छोड़ दिया। त्रिशा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है और गिनी को लेकर सिद्धार्थ के रूम में चल देती है। रूम को अच्छे से डेकोरेट देखकर गिनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं त्रिशा और सिद्धि मुस्कुरा रहे थे। विधि इस वक्त हॉस्पिटल गई हुई थी। डॉक्टर ने उसे कॉल करके बुलाया था वरुण के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। क्रिस थका हुआ था इसलिए आज जल्दी सो गया था। सिद्धि रूम से बाहर जाती है। दोनों को रूम में छोड़कर उसे पता था कि दोनों फ्रेंड एक दूसरे से ज़रूर कुछ बात करना चाहते हैं। सिद्धि के जाते ही गिनी त्रिशा के हाथ को पकड़ लेती है। त्रिशा, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रही है? सिद्धार्थ इतना भी बुरा नहीं है जो तेरा फीलिंग ही नहीं समझेगा। तू बस उसे समझने की कोशिश कर। गिनी हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर और रुकने के बाद त्रिशा भी रूम से बाहर आ जाती है। त्रिशा के रूम से बाहर जाते ही गिन्नी पूरे रूम पर नज़र डालती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ हर जगह फैली हुई थी। कैंडल भी कॉर्नर पर जल रहे थे। बेड पूरी तरह से गेंदे की फूल से सजी हुई थी। रूम में हर जगह फूलों की खुशबू थी। सिद्धि जब अपने रूम में जाती है तो उसके रूम का लाइट ऑफ था। येलो कलर का एक ड्रीम लाइट ही जल रहा था। सिद्धि को बड़ा अजीब लगा ये देखकर। उसने हाथ आगे करके लाइट ऑन करना चाहा तो किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सिद्धि एक पल के लिए घबरा जाती है, फिर अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस करती है। सिद्धि हल्कलाते हुए, पूरब जी, आपने क्यों लाइट बंद करके रखे हैं? पूरब अब सिद्धि को पीछे से बाहों में भर रखा था। उसने अपने एक हाथ की उंगली से उसकी उंगली को जकड़ लिया, दूसरे हाथ को उसके कमर में लपेट लिया, जिस वजह से सिद्धि का पेट पूरब के हाथ से टच हो रहा था। सिद्धि के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। पूरब, मुझे भी तुम्हें आज प्यार करने का मन कर रहा है? सिद्धि घबराते हुए, लेकिन ऐसा हम अभी नहीं कर सकते हैं पूरब जी। पूरब, जानता हूँ, बस मुझे किसके आगे नहीं बढ़ना है जब तक हमारी बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाती। सिद्धि मुस्कुराकर हाँ बोलती है। पूरब सिद्धि को बेड के पास ले आता है और उसे बेड पर लेटाकर दूर से ही किस करने लगता है, जिससे का पेट उसके बॉडी से टच नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। पूरब सिद्धि को दूध के साथ दवा देता है और उससे बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब रूम में आता है तो अपने रूम को देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर उसे धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। सिद्धार्थ गिनी के बेड पर देखता है तो गिनी बेड पर नहीं थी। नज़ारे इधर उधर घुमा कर देखता है तो गिनी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। सिद्धार्थ उसके पास जाकर, बाहर ठंडी हवा चल रही है, गिनी अंदर रूम में आ जाओ और खिड़की बंद कर दो। इतना बोलकर सिद्धार्थ वॉशरूम में चला जाता है और कपड़े बदल कर बाहर आता है। गिनी अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ एक बार फिर गिनी से, गिनी प्लीज़ खिड़की को बंद कर दो, ठंडी हवाएं चल रही है, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। गिनी पीछे पलट कर देखती है तो सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। गिनी खिड़की बंद करके बेड के पास आ जाती है। उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई देती है, सिद्धार्थ तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। समझता हूँ मैं तुम्हें और जानता भी हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुमने सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से शादी करने के लिए रेडी हुई हो। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। कि नहीं, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सोफे पर सोने दूंगा? मैंने मम्मी से वादा किया है तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा, इसलिए प्लीज़ तुम मेरा कहना मान जा। इतना बोलकर सिद्धार्थ बेड से एक तकिया लेकर सोफे पर सोने चला जाता है और इशारे से गिनी को बेड पर सो जाने को बोलता है। गिनी धीरे से बेड पर बैठ जाती है और लेट जाती है। एक नज़र सोफे पर लेटे सिद्धार्थ को देखता है। सिद्धार्थ का चेहरा सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। अचानक से गिन्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे पता नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है। त्रिशा रूम में आती है तो देखती है कि विक्रम अभी तक रूम में नहीं आया था। यह स्टडी रूम में पर था, इसलिए त्रिशा वहाँ नहीं जा सकती थी और डॉक्टर ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था। विक्रम के पास मैसेज सेंड कर देती है तो 5 मिनट बाद विक्रम रूम में आ जाता है। त्रिशा, आप थके हुए हैं, फिर भी आप काम में लगे हुए हैं, आप थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते हैं ना विक्रम? विक्रम, ठीक है पापा, अब काम खत्म हो गया है, अब आराम करूँगा। और तुम क्यों इतने देर से जग रही हो? तुमने मेडिसिन लिया ना?
त्रिशा हाँ अभी जस्ट। विक्रम हाँ अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। त्रिशा मेरे पिल्लू मेरे साथ रहेगा तभी तो मुझे अच्छे से नींद आएगी ना। दोनों बेड पर लेट जाते हैं एक दूसरे के बाहों में बैठकर। आधे रात को अचानक से त्रिशा चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। अपने पेट को छूकर देखती है, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। विक्रम भी त्रिशा के रोने की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता है और त्रिशा को बाहों में भरकर शांत करवाता है। त्रिशा आंसू भरे आंखों से सुबकते हुए त्रिशा विक्रम जी हमारा बच्चा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम हमारा बच्चा ठीक है जान। लगता है तुमने कोई बुरे सपने देखा है, पहले तुम शांत हो जाओ। विक्रम त्रिशा को पानी पिलाता है, उसके चेहरे को अपने हथेली में भरकर। विक्रम त्रिशा मेरी तरफ देखो, वह एक बुरा सपना है, कुछ नहीं हुआ है हमारे बच्चे को। मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपने विक्रम पर भरोसा है ना। त्रिशा सुबकते हुए कस कर विक्रम को पकड़ लेती है। सुबह का वक्त त्रिशा ने पहले ही गिन्नी को बांके बिहारी जी की आरती के बारे में बता दिया था। गिन्नी को त्रिशा की तरह आरती करते देख सब बहुत खुश थे। दादी को लगा कि त्रिशा की तरह गिन्नी भी उसके परिवार आगे चलकर संभाल सकती है। दादी माँ बहुत खुश थी गिन्नी को लेकर। दादी माँ बांके बिहारी के सामने दोनों हाथ जोड़कर, दादी माँ मेरे घर के दोनों रौनक को हमेशा खुश रखना बांके बिहारी जी। मेरी त्रिशा और गिन्नी मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों के बगैर अब मैं अधूरा हो जाऊंगी। उनकी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। दादी माँ सिद्धार्थ को इशारा करती है तो सिद्धार्थ सभी को प्रसाद देता है। दादी माँ नोटिस कर रही थी कि आज विक्रम भी अभी तक रूम से बाहर नहीं आया है। वहीं त्रिशा की तबीयत खराब तो नहीं है। दादी माँ यही सब सोच रही थी कि विक्रम रूम से बाहर आता है दिखाई दिया। दादी माँ जल्दी से विक्रम के पास चली जाती है। दादी माँ विक्की क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आज तुम भी लेट से रूम से बाहर आया है। त्रिशा अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? विक्रम दादी माँ को त्रिशा के रात वाली सपने के बारे में सारी बातें बता देता है। दादी माँ घबराते हुए ये अच्छी बात नहीं है, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं पंडित जी को आज ही घर पर बुलाकर त्रिशा के हाथ दिखाऊंगी। विक्रम भी कल रात से परेशान था। दादी माँ की बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब तक घर पर सबको पता चल चुका था त्रिशा के रात के बुरे सपने के बारे में, इसलिए सबके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं बुआ जी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दादी माँ पंडित जी को घर पर बुलाकर त्रिशा के हाथ दिखाती है। पंडित जी त्रिशा के हाथ को देखते हुए, वैसे तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी 3 महीने तक त्रिशा बिटिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। आप लोगों को किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर रहता है। त्रिशा बिटिया तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी किस्मत में 3 बेटों का सुख लिखा है। एक तो पहले से तुम्हारे पास और 2 आने वाले हैं। तुम्हारा पहला बेटा बड़ा भाई होने का फर्ज निभाएगा और अपने दोनों भाई को जन्म से भी ज़्यादा प्यार करेगा। बड़ा होने पर शादी के बाद अपनी पत्नी का साथ भले ही ना दे, लेकिन कभी भी अपने दोनों भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। अपने भाइयों से उसकी दुनिया शुरू होगा और भाइयों से ख़त्म होगा। पंडित जी की बात सुनकर सब खुश थे। सबको समझ आ गया था अब कि पंडित जी क्रिस की बात कर रहे हैं। विधि भी को भी अपने बेटे पर नाज हो रही थी। पंडित जी के जानने के बाद विक्रम त्रिशा को रूम से सीने से लगाए खड़ा था। विक्रम देखा तुम कितनी परेशान थी। पंडित जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे हमें परेशान होना पड़े। तुम खामखा परेशान हो रही हो त्रिशा, लेकिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा विक्रम जी। मैं डर गई थी कहीं वह सपना सही तो नहीं होगा। विक्रम एक बार फिर उस पल में खो जाता है जब उसने पंडित जी को बाहर छोड़ने गया था तो पंडित जी ने उसे बताया था। फ्लैशबैक कुछ समय पहले। पंडित जी विक्रम बेटा मैंने त्रिशा के सामने ऐसा कुछ नहीं बोला, जिसे त्रिशा सुनकर घबरा जाती। विक्रम क्या बात है पंडित जी, क्या कोई खतरा आने वाला है? पंडित जी एक कलावा विक्रम को देते हुए, विक्रम बेटा इस कलावे को तुम अपने हाथों से त्रिशा के हाथ में बांध देना। जब वह कुछ पूछे तो बोल देना कि पंडित जी ने उस वक्त तुम्हें देना भूल गए थे। विक्रम पंडित जी के हाथ से कलावा को लेता है। विक्रम अपने दोनों हाथों को जोड़कर, प्लीज़ पंडित जी मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे सब सच सच बताइए। पंडित जी अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हैं। पंडित जी हाँ, कोई खतरा त्रिशा बिटिया की तरफ सीधे धीरे धीरे बढ़ रहा है। विक्रम यह सुनकर उसके हाथ पैर ठंडा हो जाता है। विक्रम आंखों में आंसू लिए, पंडित जी मेरी त्रिशा को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए पंडित जी। पंडित जी विक्रम बेटा हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बांके बिहारी जी वह अपने भक्तों को कुछ नहीं होने देंगे। विक्रम ना समझी से पंडित जी को देखता है। पंडित जी मुस्कुराकर, बांके बिहारी जी ने पहले से ही किसी को भेजा है त्रिशा की रक्षा के लिए, उसके रहते हुए त्रिशा बिटिया को कुछ नहीं होगा। हाँ बस थोड़ी सी कष्ट त्रिशा बिटिया को झेलनी पड़ेगी कुछ ही दिनों के लिए, फिर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। विक्रम आप विस्तार में मुझे समझाइए ना पंडित जी। पंडित जी वह बच्चा जो पहले से तुम लोगों के साथ रह रहा है, तुम दोनों को माँ बाप बोलता है, वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। बांके बिहारी जी ने उसे अपने लोगों के ज़िंदगी में भेजा है। जिस तरह से खुद बांके बिहारी जी द्वापर युग
युग में जन्म लेकर यशोदा मैया को अपने बाल लीला से मोह लिया था, उसी तरह से वो बच्चा भी त्रिशा की ज़िंदगी में आया है। माना कि ये कलयुग है, इस तरह की बातें सुनना और बोलना हर किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन यही सत्य है बेटा। इस युग में बांके बिहारी जी यशोदा मैया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस कलयुग में वो बच्चा आप लोगों के साथ रहेगा, तुम दोनों के बड़े बेटे बनकर। विक्रम कुछ पल सोच में पड़ जाता है पंडित जी की बात सुनकर। पंडित जी, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। विक्रम हमें सिर हिला देता है और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद विक्रम घर के अंदर आता है और रूम में चला जाता है। वर्तमान में विक्रम अपने हाथ में पकड़े कलावे को एक नज़र देखता है तो त्रिशा को अपने से थोड़े दूर करके उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ, विक्रम, इसे पंडित जी ने दिया है तुम्हारे हाथ में बांधने के लिए। उस समय भूल गए थे तो जाते वक्त उन्हें याद आया तो मुझे दे दिया तुम्हारे हाथ में बांधने के लिए। त्रिशा मुस्कुराकर अपना हाथ विक्रम के आगे कर देती है तो विक्रम उसके हाथ में कलावा को बांध देता है, उसके माथे पर किस करके मुस्कुरा देता है। विक्रम, अब तुम आराम करो, मैं विधि के पास जाकर पूछना है कि डॉक्टर ने उसे कल हॉस्पिटल क्यों बुलाया था। त्रिशा एक नज़र विक्रम को देखती है और बेड पर बैठ जाती है। विक्रम रूम से निकल कर बाहर जा रहा था कि उसके मोबाइल पर मिस्टर शर्मा का कॉल आता है। अपने मोबाइल पर मिस्टर शर्मा का कॉल फ्लैश होता देख विक्रम कॉल रिसीव कर लेता है। विक्रम कॉल रिसीव करके, जी बोलिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आप इस वक्त बिजी तो नहीं है मिस्टर सिंघानिया? कल ही आपके भाई का शादी था तो ऐसे में कई काम होंगे जिसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा बात करने के लिए, इसलिए आपसे पूछ लिया। विक्रम, अरे नहीं मिस्टर शर्मा, मेरे सब काम असिस्टेंट और सेक्रेटरी देख लेते हैं, जिस वजह से मुझे कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती है। आप बोलिए कुछ काम था क्या, वरना आप मेरे पास इतने जल्दी कॉल नहीं करते। इतना बोलकर विक्रम मुस्कुराने लगा। मिस्टर शर्मा हिचकिचाते हुए, आपसे काम तो था मिस्टर सिंघानिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। क्या इस तरह से कॉल पर बात करना सही रहेगा क्या? विक्रम मुस्कुराकर, मिस्टर शर्मा आप हिचकिए मत, आप बोलिए तो भी बाकी मेरा डिसीजन रहेगा कि आपको इस तरह से कॉल पर बात करनी है या नहीं। मिस्टर शर्मा, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा इस तरह से शादी की बात कॉल पर करके। मिस्टर शर्मा के मुंह से शादी की बात सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है। विक्रम, मिस्टर शर्मा आप किसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर शर्मा, आपको मैंने अपने कजन से मिलवाया था ना विक्रांत, में उसी की शादी आपकी बहन नियति से करवाना चाहता हूँ। विक्रांत की नियति पसंद आ गया है, शायद उसके कल शादी में आपकी बहन को देख रहा होगा। विक्रम, अच्छा, इतना बोलकर विक्रम चुप हो जाता है। मिस्टर शर्मा विक्रम को आगे कुछ न बोलता देख पूछता है, मिस्टर शर्मा मैंने सही कहा था ना मिस्टर सिंघानिया, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से कॉल पर शादी की बात करने से। विक्रम, ऐसी बात नहीं है मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे, मुझे नियति से इस बारे में बात करनी है। मिस्टर शर्मा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया, आप नियति से बात करके कभी भी हमें बता सकते हैं। विक्रम जी थैंक यू। कॉल कट कर होने पर विक्रम नियति को लेकर सोच में पड़ जाता है। खोए हुए ही विधि के रूम की ओर चला देता है। विक्रम विधि के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है तो विधि आकर दरवाज़ा खोलती है। विक्रम को दरवाजे पर खड़ा देख विधि उसे अंदर बुला लेती है। विक्रम अभी भी खोया हुआ था। विक्रम को खोया हुआ देखकर विधि उससे पूछती है कि क्या बात है विक्रम, खोए हुए लग रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? त्रिशा ठीक तो है ना, बताओ मुझे, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। विक्रम विधि के बात सुनकर अपने सेंस में आती हैं। विक्रम, अरे कुछ नहीं विधि, बस ऐसे ही। त्रिशा भी ठीक है, मैं तुमसे पूछने आया था कि डॉक्टर ने तुम्हें कल क्यों बुलाया था, क्या वरुण की तरफ शुभ समाचार है? विधि, वरुण में पहले से सुधार आ रहा है, डॉक्टर उसे अमेरिका ले जाने को बोल रहे थे, वहाँ उसके जाने पहचान का डॉक्टर है, उसने ऐसे कई हैंडल केसेस किए हैं और कुछ ही दिनों में कोमा पेशेंट को होश भी बहुत जल्दी आ गया है। विक्रम खुश होकर, यह तो बहुत अच्छी खबर है विधि, हमें वरुण को अमेरिका लेकर जाना ही पड़ेगा, मैं कल ही जाकर डॉक्टर से बात इस बारे में करूंगा और जाने की तैयारी भी। विधि मुस्कुराकर हमें सर हिला देती है। विधि को मुस्कुराते हुए देखकर विक्रम को बहुत अच्छा लगता है। विधि कभी कभी ही तो मुस्कुराती थी, जब वरुण का जिक्र होता था तब। विक्रम विधि के सिर को सहलाते हुए, हमारा वरुण भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद विक्रम रूम से चला लगता तो विधि उसे रोकते हुए, विधि, विक्रम मैं क्रिस को लेकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। विक्रम पीछे पलट कर देखो, विधि तुम यह मत कहना कि क्रिस भी तुम लोगों के साथ जाएगा।
तुम वहाँ वरुण को देख रेख करोगी या क्रिस की, इसलिए क्रिस यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और यह मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें क्या लगा हम लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते हैं? विक्रम के पास जाकर तुम मुझे गलत समझ रहे हो विकी। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि मैं क्रिस को त्रिशा से दूर करूँगी? मैंने बस उसे जन्म दिया है और तुम उसे बचपन से अपना बेटा समझ कर पाल रहे हो, इसलिए मेरा हक नहीं है क्रिस पर। क्रिस तुम्हारा बेटा है और हमेशा रहेगा। सुना मैंने पंडित जी की सारी बातें को। क्रिस के रगों में भले ही मेरा और वरुण का खून दौड़ रहा है, लेकिन वह कलह युग क्रिस विक्रम सिंघानिया है। विक्रम क्या वरुण को पसंद आएगा? क्रिस के आगे विक्रम सिंघानिया लगने से तुम वरुण से पूछे बगैर कैसे फैसला ले सकती हो? विधि मुस्कुराकर, तुम तो अच्छी तरह से वरुण को जानते हो विकी, फिर भी ये पूछ रहे हो कि वरुण को अच्छा लगेगा कि नहीं? क्रिस का सरनेम सिंघानिया लगने से वरुण तो चाहता था कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही हम दोनों ने तुम्हारी दिल दुखाया था। विक्रम, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना विधि। अब वैसे भी क्या फ़ायदा पुरानी बातें याद करने से? जो बीत गया है उसे हम बीत जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। विधि हमें सर हिला देती है। विक्रम एक हल्की मुस्कान के साथ रूम से बाहर चला जाता है तो उसे कॉरिडोर के सोफे पर बैठी गिनी दिखाई दे देती है। विक्रम गिनी की ओर चला जाता है। गिनी अपने मन में ही खोई हुई थी, उसके विक्रम के आने का पता नहीं चला। विक्रम गिनी के पास आकर, क्या हुआ गिनी, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या सिद्धार्थ रूम में नहीं है? गिनी सोफे से उठकर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सिद्धार्थ सर रूम में अपना काम कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। विक्रम, अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी उसे समझाता हूँ। इतना बोलकर आगे बढ़ कर विक्रम के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। सिद्धार्थ जो बेड पर बैठकर काम कर रहा था दरवाजे की नोक सुनकर दरवाजे की ओर देखने लगा। इधर गिनी विक्रम को रोकना चाहती थी कि वह सिद्धार्थ से ऐसी बातें ना करे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोलकर विक्रम सर को रोकती। सिद्धार्थ विक्रम को अपने रूम में देखकर जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ, विक्रम भाई आप अंदर आइए ना, कुछ काम है क्या आपको मुझसे? विक्रम रूम के अंदर चला जाता है और पूरे कमरे को एक नज़र देखता है। उसे रूम का इंटीरियर पसंद नहीं आया। विक्रम, ये क्या? सिद्धार्थ, रूम का कलर चेंज करो। ऐसा कोई अपने कमरे में रखता है क्या? कल ही इंटीरियर वाले को कल करके बुलाओ और गिनी के पसंद का इंटीरियर लगवाओ। सिद्धार्थ हैरानी से हाँ में सिर हिला देता है। विक्रम, ऐसे सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी मेरे इस रूम में आ जाने के बाद कॉल करना होगा। और ये क्या, तुम ऑफिस का काम स्टडी रूम में बैठ कर नहीं कर सकते हो? तुम्हारी वजह से गिनी बाहर बैठी हुई है, ये सोचकर कि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। आगे से इस बात का ख्याल रखना। सिद्धार्थ, लेकिन भाई मैं हमेशा काम अपने रूम में ही करता आया हूँ। विक्रम, लेकिन अब ये रूम गिनी का भी है, इसलिए अब से तुम जो भी काम करोगे स्टडी रूम में बैठकर करोगे, ताकि तुम्हारी वजह से गिनी को बाहर बैठना ना पड़े। और एक बात, गिनी तुम्हें घर पर भी सिद्धार्थ को सर बुलाती है, तुम्हें उसे समझा नहीं सकते हो कि घर पर तुम्हें सर ना बुला करे? हाँ, ऑफिस में बोल सकती है क्योंकि वह तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। सिद्धार्थ, जी भाई, मैं गिनी को समझा दूंगा। विक्रम, अभी गिनी बाहर बैठी हुई है, तुम उसे रूम में बुला लाओ। सिद्धार्थ एक बार फिर अपना सर हिला देता है हाँ में। विक्रम अब रूम से बाहर चला जाता है। विक्रम के जाने के बाद सिद्धार्थ अपने आप से, सिद्धार्थ, ये विक्रम भाई को क्या हुआ? कहीं त्रिशा भाभी का असर भाई पर तो नहीं हो गया है? कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, गिनी को बुला लेता हूँ। अगर भाई ने उसे बाहर बैठे देखा लिया तो फिर आकर बोलने ना लग जाए। सिद्धार्थ रूम से बाहर चला जाता है तो गिनी वहीं कॉरिडोर में सोफे पर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ, यार गिनी तुम अंदर चलो, बाहर क्यों बैठी हुई हो? गिनी, बस ऐसे ही अंदर आप काम कर रहे थे तो कहीं आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो इसलिए बाहर बैठ गई थी। सिद्धार्थ गिनी को रूम में लेकर आता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि तुम्हें हमारे रूम का इंटीरियर कैसा लगा है? एक पल के लिए तो गिनी चौंक जाती है। सिद्धार्थ की बात सुनकर गिनी रूम में के हर तरफ नजरें घुमाकर देखती है और मुंह बना लेती है। गिनी, ऐसा भी कोई इंटीरियर करवाता है क्या? बेकार लग रहा है। सिद्धार्थ धीरे से, अच्छा, किसी को भी मेरे रूम का इंटीरियर पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरी पसंद ही बेकार है। गिनी ठीक से सुन नहीं पाई थी सिद्धार्थ के कहने का मतलब, इसलिए उससे पूछती है कि क्या आपने कुछ कहा सर? सिद्धार्थ, हाँ यही कि तो अब से तुम मुझे घर पर सर नहीं बुलाओगी। हाँ, ऑफिस में बुला सकती हो क्योंकि ऑफिस में तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। गिनी को आज सिद्धार्थ कुछ अजीब लग रहे थे क्योंकि आज सिद्धार्थ कुछ अजीब ही बोल रहा था। उसने विक्रम और सिद्धार्थ की बातें
नहीं सुनी थी, मगर उसे सिद्धार्थ के बातों में विक्रम की बात नज़र आ रही थी। गिनी मन में जरूर विक्रम सर ने ही सिद्धार्थ सर को ऐसा कुछ कहा है, तभी सिद्धार्थ सर ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सच में रूम का इंटीरियर बेकार लग रही है। सिद्धार्थ गिनी को गौर से देखते हुए, वैसे तुम्हें हमारे रूम में कौन सा इंटीरियर डिजाइन करवानी है तुम मुझे बता देना, हम कल ही इस रूम का इंटीरियर बदलवा देंगे। गिनी हाँ हाँ सिर हिला देती है। सिद्धार्थ मुड़कर बेड की तरफ जाने वाला था, अपने फाइल सभी को समेटकर स्टडी रूम में ले जाने के लिए। उसका पैर नीचे बिछे कालीन में फंस जाता है और गिनी को लेकर उसी कालीन में गिर जाता है। गिनी नीचे और सिद्धार्थ उसके ऊपर था। दोनों के लफ्ज़ एक दूसरे के इतने करीब थे कि जरा सा हलचल होने पर छू जाते। दोनों की तेज सांसें दोनों एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। फिर गिनी को ऐसा लगा जैसे वह किसी वजन से ज़मीन में न धंस जाए। अपने हाथ से सिद्धार्थ के दोनों बाजुओं को पकड़ कर हटाने लगी। गिनी आप कितने भारी है सिद्धार्थ सर, आप उठिए मेरे ऊपर से, कहीं मैं अंदर ज़मीन में न धंस जाऊँ। सिद्धार्थ क्या बोल सिद्धार्थ सर, मैंने अभी अभी बोला ना कि तुम मुझे घर पर सर नहीं बुलाओगी, सिर्फ सिद्धार्थ बोलोगी। अच्छा चलो एक बार मेरे नाम लेकर बुलाओ। गिनी मुँह बनाते हुए आप पहले मेरे ऊपर से हटिए। सिद्धार्थ भी अब जिद पर अड़ गया था। सिद्धार्थ जब तक तुम मुझे सिद्धार्थ नहीं बुलाओगी मैं नहीं हटूँगा। गिनी ठीक है, फिर सिद्धार्थ जी मेरे ऊपर से उठिए, अब आप मुझे जी बोलने से नहीं रोकेंगे। सिद्धार्थ कुछ सोच कर ओके। गिनी अब तो उठिए, मेरे तो बोल दिया ना सिद्धार्थ, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहते हैं ना। गिनी नो वे, कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो। सिद्धार्थ मजाक करते हुए ऐसे कैसे प्यारी हो जाओगी, अभी तक हम दोनों का स्वागत भी नहीं हुआ है। गिनी अपनी आंखें सिकुड़ कर सिद्धार्थ को घूरती है। सिद्धार्थ बात को संभालते हुए अरे मैं तो मजाक कर रहा था हूँ, मैं कुछ और बोलने वाला था और मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया। सिद्धार्थ अब धीरे धीरे गिनी के ऊपर से उठने लगा। उठकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। गिनी सिद्धार्थ के हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ टेबल से पानी का गिलास लेकर गिनी के सामने रख देता है। सिद्धार्थ लो पानी पी लो, कहीं तुमको मेरे वजन से स्ट्रगल करते हुई प्यास ना लगी हो। गिनी को सच में प्यास तो लगी थी। उसने भी गिलास को ले लिया और गिलास का पूरा पानी एक ही घूंट में पी गई। सिद्धार्थ अपनी आंखें फाड़े देखता रहा गया। सिद्धार्थ अपने मन में खुद से, ये लड़की थोड़ी देर मेरे वजन को सहन नहीं कर पाई, अगर किसी दिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बना तो मुझे कैसे झेल पाएगी। वैसे पतली दुबली तो पहले से है, अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसका शरीर हष्ट पुष्ट लगे। शाम में विक्रम दादी माँ के ऊपर से अपने मिलने जाता है। दादी माँ विक्रम को अपने रूम में देखकर अब उसे अपने पास बुलाती है। विक्रम दादी माँ के पास जाकर उनके आगे घुटने के बल बैठकर अपना सिर दादी माँ की गोदी में रख देता है। दादी माँ प्यार से विक्रम के सिर को सहलाती है। दादी माँ चल बता क्या हुआ बात, आज तो कुछ परेशान लग रहा है। विक्रम नियति के बारे में सोच कर परेशान हो दादी माँ, पता नहीं नियति को कब समझ आएगी कि वह जो हमारे घर पर रह रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नियति को उसमें पता नहीं क्या दिखती है, सब मेरी ही गलती है। नियति को बिगाड़ने में मैंने उसे आप सभी से दूर नहीं भेजा होता तो नियति इतनी जिद्दी नहीं होती। मैंने उसे कितनी बार समझाने की भी कोशिश किया है, लेकिन वो तो अपने में ही सुनती है और त्रिशा को वह ज़रा भी पसंद नहीं करती है। दादी माँ आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे नियति सारी रास्ते में आ जाए। और आपको पता है दादी माँ, आज उसके लिए एक रिश्ता भी आया है। मिस्टर शर्मा ने, उसका कज़न का, उसका भी बिजनेस है जोधपुर में और जयपुर में भी, दोनों शहर में उसका आना जाना रहता है। लड़का भी बहुत अच्छा है, मैंने उस लड़के को सिद्धार्थ के शादी में देखा था दादी माँ, लेकिन नियति शादी के लिए मानेगी तब ना, एक बार तुम उससे बात करने की कोशिश करना। तेरी बात को वो थोड़ी बहुत मानती है, तू उसे समझाएगा तो नियति ज़रूर समझ जाएगी। मेरी भी उससे बात कराऊंगी। जैकी जो दादी माँ के रूम से गुजर रहा था, विक्रम के मुंह से नियति के लिए रिश्ता सुनकर वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। जैकी अपने मन में बहुत हो गया नियति को मनाने का, अब वह माने या ना माने मुझे अपना अधूरा काम पूरा कर देना चाहिए। जैसे ही मौका मिलेगा मैं नियति से वह काम निकलवा लूँगा। दूसरा दिन त्रिशा अब पहले से नॉर्मल थी। विक्रम की भी अच्छा लग रहा था त्रिशा का उस बात को भूल जाना। विक्रम ऑफिस के लिए आईने के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। त्रिशा विक्रम के पास आती है और उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा देती है। विक्रम को अजीब लगा त्रिशा को ऐसे मुस्कुराना। विक्रम अपने भौहें चढ़ाते हुए क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मुझसे कुछ खाने की परमिशन चाहिए। त्रिशा अपनी पलकें झपकाते हुए
अपने दोनों हाथ को विक्रम के गले में डाल देती है। फिर अपनी एक हाथ से उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए त्रिशा, डियर हबी। विक्रम, हाँ बोलो। त्रिशा, शाम को जब आप ऑफिस से घर आओगे तो मेरे लिए पानी पूरी लेते आइए ना, मुझे पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। विक्रम, मुझे लगा था ऐसा ही कुछ फरमाइश सुनने को मिलेगी। ठीक है, मैं लेते आऊँगा। त्रिशा खुश हो जाती है विक्रम को इतनी जल्दी मानते हुए देखकर। त्रिशा उसके गाल पर किस कर लेती है। विक्रम मुस्कुरा देता है। ऑफिस में सिद्धार्थ गिनी को अपने साथ में ही रखा था, जिससे गिनी को इरिटेट हो रही थी। सिद्धार्थ जानबूझकर ही उससे सारा काम करवा रहा था। गिनी, सिद्धार्थ सर, अगर आप और कुछ काम नहीं है तो क्या मैं कुछ देर के लिए कैंटीन कॉफ़ी पीने के लिए जा सकती हूँ? सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। गिनी मुंह बनाते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।